प्रोडक्ट है वो नार्कोटाइल है। इस पर जाने से पहले मैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी या चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो विद द टाइम जो है वो तब्दील होता चला जाता है। मसाइल का जो हल है उसके लिए नई से नई चीज़ें, नई से नई कम्बिनेशन आ रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी है जो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसकी बड़ी वाज़ेह एग्जाम्पल जो है हमने खुद इसको देखा इस इनकलाब को कि बटन वाले मोबाइल से टच वाले मोबाइल पे लोग चले गए। अब बटन वाले मोबाइल खाल ही नजर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मसाइल है ना जी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए ना हमें नित नई अप्रोच अडॉप्ट करती रहनी चाहिए, ठीक है। ये नई टेक्नोलॉजी है तो नवाज साहब ने क्या यार जो सांस के मसाइल हैं इनके लिए हम बड़े अरसे से सुनते चले आए हैं कि टाइलोसिन डॉक्सीसाइक्लिन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और अभी भी लोग करते हैं। हालांकि इस कॉम्बिनेशन में कबाहतें भी हैं, यानी इसमें वक्त के साथ साथ जो है वो रेजिस्टेंस भी आई और मार्केट में कुछ लोगों ने टाइलोसिन डॉक्सीसाइक्लिन के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें डॉक्सी की बजाय कुछ मतलब ऐसी चीजें भी डाल दी जो डॉक्सी नहीं थी, ठीक है। तो आप किसके ऊपर बिलीव करेंगे ना, ठीक है। तो जो सांस के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमारे पास जो एक बेस्ट टूल है और अभी तक मैं समझता हूं कि नार्कोटाइल का कॉम्बिनेशन जो है ये शायद और किसी कंपनी के पास नहीं है ना, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, शायद आने वाले दिनों में आ जाए, ठीक है। तो ये एक हमारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम एक लीडिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नार्कोटाइल के अंदर जो चीजें शामिल हैं उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन है 10%, टाइलोसिन टार्ट्रेट है 5% और कोलेस्ट्रीन सल्फेट है 250 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है जी। ये इसकी कंपोजिशन है जिसमें इसका नाम ही जाहिर करता है ना, नॉरफ्लॉक्सासिन, कोलेस्ट्रीन, टाइलोसिन, ठीक है। तो ये 3 एंटीबायोटिक्स का मरकब है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हर जो एंटीबायोटिक है वो कैसे काम करती है। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ये एक फ्लोरोक्विनोलोन है, तो क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है, वेरी गुड। अच्छा जी, और किसके पास नार्कोटाइल है? हाँ जी, क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन में क्या फर्क है? सर इनके स्ट्रक्चर का फर्क होता है। क्या? इसमें जो है एक्सट्रैक्ट होता है क्या? फ्लोरीन उमैर साहब, फ्लोरीन का एटम सर प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। इसमें फ्लोरीन जो है वो इजाफी होती है, ठीक है। की वजह से इसको फ्लोरोक्विनोलोन कहा जाता है, यानी ये क्विनोलोन से एक स्टेप अहेड है, ठीक है। क्विनोलोन से एक स्टेप ऊपर है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें ये आपको एफ नजर आ रहा है ना, एफ ये है इसका फ्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी वजह पे ये इसको हम फ्लोरोक्विनोलोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी? फ्लोरोक्विनोलोन। ये आपके पास है रहीम खान में, सजाद साहब क्या कहते हैं इसको? फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है। और ये क्यों फ्लोरोक्विनोलोन है हसन साहब? आप ना बताएं यार, उसको बताने दें क्यों ये फ्लोरोक्विनोलोन है। क्योंकि ये न्यू जनरेशन में है। ओ यस, फ्लोरीन है उसमें, नहीं समझ आई इस बात की। इसमें सिंपल फ्लोरीन बॉन्ड का इजाफा किया, ये एफ जो है इसका इजाफा किया, इसका इजाफा किया गया, इसलिए ये फ्लोरोक्विनोलोन है। एफ लिखा हुआ है ना, ठीक, फ्लोरीन फ्लोरीन कहेंगे, और जो है फ्लोरो जो है फ्लोरीन बॉन्ड की वजह से इसको हम फ्लोरोक्विनोलोन कहेंगे, ठीक है जी हमजा साहब। अच्छा जी, अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आज हमने कुछ एंटीबायोटिक्स की बात की जिसमें हम सेल वॉल इनहिबिटर्स की बात कर रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की, फिर डीएनए इनहिबिटर्स की। तो आप मुझे बताइएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कौन से हैं?
प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, अब्दुल्ला साहब बताएंगे। सर स्पाइरोमाइसिन और लिंकोमाइसिन। अच्छा, और सेल वॉल इनहिबिटर्स? आप नाम बताएं ना, आप बताएं सेल वॉल इनहिबिटर्स कौन से? और इससे पहले हमने डीएनए इनहिबिटर भी एक पढ़ा है, वो कौन बताएगा हमें? जैसा लिखा है सर। लिखा सारा हुआ है। क्यों जी अरसलान साहब, डीएनए इनहिबिटर्स? सर ये एनोफ्लोक्सिसिन और फ्लोक्सासिन जो है और इसके अलावा जैसे नार्कोटाइल हमारे पास ये ठीक है। नॉर्फ्लॉक्सासिन जो है ये बुनियादी तौर पर इसका जो काम है वो एक एंजाइम जिसको हम, इसके दो नाम आएंगे आपके सामने, ठीक है, दोनों एक ही एंजाइम के नाम है, ठीक है। इसको हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं और इसी को टोकोआइसोमेरेज भी कहते हैं। इस एंजाइम के दो नाम हैं, टोकोआइसोमेरेज और डीएनए गायरेज, ठीक है, डीएनए गायरेज, ये दोनों एक ही एंजाइम के नाम है, ठीक है। अब होता क्या है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो उसका डीएनए है ये सुपर क्वाइल की शक्ल में मौजूद था। सुपर क्वाइल से मुराद ये है, कभी अगर आपने रस्सी देखी हो, रस्सा देखा हो, बड़ा मजबूत रस्सा, तो उसके साथ उसको कैसे बनाया जाता है? छोटी छोटी रस्सियों को बंटते जाते हैं, बंटते जाते हैं, बंटते जाते हैं और मोटा रस्सा बनता है। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो भी, बैक्टीरिया अपने डीएनए को ऐसे मरोड़े देता जाता है एक रस्सी की शक्ल में, उसको कहते हैं सुपर क्वाइलिंग। क्या कहते हैं? सुपर क्वाइलिंग। उसको वो बढ़ता चला जाता है। उसका मकसद ये होता है कि थोड़े एरिया में ज्यादा डीएनए जो है ना वो समा जाए, ठीक है जी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसको इस सुपर क्वाइलिंग को खोलने की जरूरत पेश आती है ताकि उसी डीएनए की और कॉपियां बनाए, उस डीएनए की मैर साहब और कॉपीज बनाए और नए सेल पैदा कर सके। ये बात मैं समझा पाए आते साहब? बैक्टीरिया को अपनी डीएनए के लिए सुपर क्वाइलिंग के लिए सुपर क्वाइलिंग को ओपन करने की जरूरत है। यस, बैक्टीरिया का डीएनए सुपर क्वाइल की शक्ल में मौजूद होता है। सुपर क्वाइल, सुपर क्वाइल क्या है? क्वाइल किसे कहते हैं? गुच्छा जो होता है ना, गुच्छा, लच्छा, ठीक है, उसको क्वाइल कहते हैं। तो सुपर क्वाइल बहुत टाइट किस्म का लच्छा, गुच्छा। तो डीएनए जो है वो आपस में उसकी जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये बड़े टाइटली एक दूसरे के साथ पैक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसने अपने आप को डिवाइड करना है तो उसको जरूरत पड़ती है कि वो इनको ओपन करे और अपनी कॉपियां नहीं बनाए। हैं जी नजम साहब, शेख साहब, ठीक है। इस क्वाइलिंग को ओपन करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है वो कहलाता है टोकोआइसोमेरेज या डीएनए गायरेज। वो इसको ओपन करता जाता है, ओपन करता है और कट करता चला जाता है, ठीक है, और उससे नई कॉपीज बनना शुरू हो जाती है। नॉर्मली जो है यहां पर अगर इस एंजाइम के ऊपर अगर हम क्यूनोलोन को जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, ठीक है। अब जब ये इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो डीएनए है ये खाली नई कॉपियां बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ये कुछ रिपेयर करने के लिए भी चीजें इस्तेमाल होती हैं। कोई ऐसी चीज जो सेल के अंदर डैमेज हो चुकी है खुलिये के अंदर, उसको डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी डीएनए की जरूरत होती है। एसओएस भला किसे कहते हैं? एसओएस का मतलब पता क्या है? इमरजेंसी ना, जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है उसको कहा जाता है एसओएस, मेरी जान बचाओ। एसओएस कॉल का मतलब है कि जान बचाने के लिए जो कॉल होती है ना, एसओएस रिस्पांस, तो सेल उसके लिए डीएनए को जो है वो अलहदा करता है ताकि रिपेयर हो सके। और इसको अलहदा करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है? डीएनए गायरेज या टोकोआइसोमेरेज। फ्लोरोक्यूनोलॉन जो है इस डीएनए गायरेज एंजाइम को बाइंड कर लेती है, जिससे क्या होता है कि जो सुपर क्वाइलिंग है या डीएनए का जो अब खुलने का अमल है, वो रस्सियों के आपस में से अलग होने का जो अमल है वो रुक जाता है। जब ये अमल नहीं हो सकेगा तो उससे क्या होगा कि ना तो
नए सेल्स बन सकेंगे और ना ही जो टूट फूट हुई है वो ठीक हो सकेगी। सुबह मैंने बताया कि बैक्टीरिया की जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी तादाद बढ़ाना, रेप्लिकेशन, एक ही उसका पर्पस। अगर वो ये नहीं कर सकेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसका डीएनए जो है वो मजीद कॉपीज नहीं बना सकेगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। ये फ्लोरोक्विनोलोन्स का मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया टाइलोसिन जो है इसका ताल्लुक मैक्रोलाइड ग्रुप से है। तो चूंकि हमने इससे पहले मैक्रोलाइड ग्रुप की मोड ऑफ एक्शन को पढ़ा है तो मुझे मुनव्वर साहब मैक्रोलाइड ग्रुप के मोड ऑफ एक्शन के बारे में थोड़ा बताएं। जी मुनव्वर साहब, मैक्रोलाइड्स कैसे काम करते हैं? अब्दुल्ला साहब बताएंगे मैक्रोलाइड्स। सर ये प्रोटीन इनहाइबिटर के तौर पे काम करता है, यानी प्रोटीन बनने का जो अमल है उसको रोक देता है। कैसे? नहीं सब मैक्रोलाइड्स कैसे काम करते हैं? इकराम दो एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है ना, कौन दो? उसका नाम याद नहीं है। नेताब साहब, तो राइबोसोम के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको ये अलग कर देते हैं। मैं 50s पे जब वो अमीनो एसिड जो बन रहे होते हैं ना, उनके दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड, उन पे जाके सभी बाइंड हो जाते हैं। 50s किधर होता है? राइबोसोम के राइबोसोम के ऊपर। मुनव्वर साहब वो जो दरकार है यार, मतलब ये तो अब मैं दूसरी दफा मैं समझा रहा हूँ मैक्रोलाइड का। हसन साहब क्या मोड ऑफ एक्शन है मैक्रोलाइड का? ये रसोबार के साथ मिलकर क्या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं बैक्टीरिया की। नहीं वाज़ेह नहीं। आसिफ साहब आप बताएं मैक्रोलाइड कैसे काम करते हैं? असलान साहब आप बताएं। ये सर 50s राइबोसोम्स के जो सब यूनिट होते हैं उनके साथ मिलके जो चेन होती है उसको बाइंड कर देता है, चेन नहीं बनने देता, यानी कि उसको जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें चेन को नहीं बनने देता जिससे ये बाइंड हो जाती है। अब आप बताएं क्या कहा है? जो मानो एसिड है उसकी ये ना आपस में चेन को आपस में नहीं देता। अच्छा ये आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनने के अमल को रोक देता है। अच्छा ऐसे ही? नहीं यार ऐसे नहीं है, आप सुना भी है 50s राइबोसोम के ऊपर यार। मैंने जब माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने राइबोसोम दिखाया भी था और मैंने ये भी बताया था कि प्रोटीन कैसे बनती है, बताया था। यूनिट तो वो क्या दो यूनिट्स हैं? अमीनो एसिड के साथ भाई ये दोबारा देखिए, ये राइबोसोम है और उसके दो हिस्से हैं, एक को हम 50s कहते हैं, दूसरे को 30s कहते हैं। इसके ऊपर ये जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में ये जोड़ रहे हैं। ये देखिए ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, और यहाँ पर बुनियादी तौर पर इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जब मैक्रोलाइड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो इस पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं बनने देती। प्रोटीन बुनियादी तौर पर क्या है इकराम साहब? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमाइनो एसिड है ना, एक अमाइनो एसिड है वो दूसरे के साथ चेन के साथ मिला हुआ है, और जो चेन ये है इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैक्रोलाइड्स क्या करते हैं? इस पेप्टाइड को नहीं बनने देते। आप जनाब हसन साहब बताइए क्या है? ये सब सिंपल यही इसकी समझ आ रही है कि ये क्या नाम है डीएनए के साथ मिलके जो है ना प्रोटीन सारे के उसके अमल को रोक देते हैं, आगे जो है माइकोप्लाज्मा जो है वो इधर डीएनए की तरह यार। चले ठीक है, चले पर ये प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो मैक्रोलाइड्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अमल को रोक देते हैं। ठीक है, तीसरी जो चीज है वो है कोलिस्टीन। अच्छा, इसका जो ताल्लुक है वो कोलिमिक्सिन ग्रुप से है। ठीक है, कोलिस्टीन का ताल्लुक कोलिमिक्सिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से है, और इसका काम करने का तरीका ये है कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स हैं और उसके ऊपर ये लिपोपोलीसैकेराइड की लेयर है
ठीक है। कोलिस्टीन के मॉलिक्यूल जब इधर आते हैं तो वो इन लिपोपोलीसेकेराइड लेयर्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे जी कैल्शियम और मैग्नीशियम जी ये आयंस है ना, इनको यहां से उखाड़ते हैं और उनकी जगह लेना शुरू कर देते हैं, जिससे इस सेल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली ये जो मेम्ब्रेन है ये टूट जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोलिस्टीन भी जो है, ठीक है, ये जी मेम्ब्रेन इनहिबिटर है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन इनहिबिटर है और जब मेम्ब्रेन टूटेगी तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख सकेगा। इसीलिए कोलिस्टीन जो है ये बैक्टीरिसिडल है और मैक्रोलाइड्स जो है अपना ज़हीर साहब वो क्या है, मैक्रोलाइड्स कोई ना बोले स्टैटिक है यार, बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो कोलिस्टीन जो है वो मेम्ब्रेन्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, और मेम्ब्रेन्स के जो कुछ डिफरेंट जो उसका पोर्शन है लिपोपोलीसेकेराइड का, उसको डिसरप्ट करते हुए ये देखिए ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये सारे जितने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं ये लीक आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये कोलिस्टीन का मोड ऑफ एक्शन है। तो हम ये कहते हैं कि नार्कोटाइल जो है राइट कॉम्बिनेशन फॉर एवियन माइकोप्लाज्मोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अच्छा इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें क्वेश्चन आता है कि इसमें टाइलोसिन बड़ी कम है। ठीक है, इसका जवाब ये है कि देखिए एंटीबायोटिक्स के दरमियान सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो एग्जिस्ट करता है, जो नॉरफ्लॉक्सासिन और टाइलोसिन के दरमियान एग्जिस्ट करता है, वो इसको एक सुपर चॉइस बनाता है। अगरचे क्वांटिटी कम है लेकिन चूंकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है इसलिए इनका जो इफेक्ट है वो काफी बेहतर हो जाता है। मैंने सुबह भी ये बात की कि दुनिया में अभी जो कॉम्बिनेशन थेरापी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, एंटीबायोटिक्स को कंबाइन करके जो इस्तेमाल करवाया जाता है उसके ऊपर। तो ये एक राइट कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके पास मैक्रोलाइड और क्यूरोलोन्स के दरमियान सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। क्या इस बात को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई रिसर्च पेपर है? किस किस के पास है हार्ड कॉपी? अच्छा, अब ये वो चीज है जिसको हम थर्ड पार्टी रेफरेंस कहते हैं। आप में से कौन कौन दोस्त इस पे काम कर रहे हैं नार्कोटाइल पे? तो मेरे से आज इधर वादा करें कि ये आप इसकी हार्ड कॉपी अपने बैग के अंदर रखेंगे। किसी के पास है वैसे हार्ड कॉपी इस जिंदगी में किसी ने करवाई हो? ये उसका रेफरेंस है और ये पेपर मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। ठीक है माइक्रोलाइट का था जी, आपस में जी, जो इनके दरमियान सिनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये पेपर है। अच्छा, उस पेपर में ये भी मेंशन है कि मतलब उनकी क्या कंसंट्रेशन है? यस, ये भी मेंशन है, ये भी मेंशन है। ये सब चाहिए। जी बिल्कुल मिल जाएगा। सर इसमें एक दफा क्वेश्चन आया था कि जो टाइलोसिन की वजह से वो डॉक्टर कह रहे थे कि जी ये तो बैक्टीरियोस्टैटिक है तो ये यानी बैक्टीरियोसिडल वाला काम नहीं करेगी, लेकिन जो नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ कॉम्बिनेशन है सर इसमें तो वो जो है इसको बैक्टीरियोसाइड ये जो रेफरेंस है ना जी, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा रेफरेंस है। ठीक है, ये मैं या आप नहीं बात कर रहे ना, ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एंड कीमोथेरेपी का जर्नल है जिसमें ये बात पब्लिश हुई है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनी हुई है। ठीक है, वो हेमिसाइड पर किया है। सो व्हाट, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे वो ह्यूमन साइड पे है। हमें तो बेसिकली देखना है कि क्या दो कंपाउंड्स आपस में मिलकर किसी इन्फेक्शन को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस जो है ये सबके पास होना चाहिए, ये थर्ड पार्टी रेफरेंस होना चाहिए। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन है वो हम कर सकते हैं माइकोप्लाज्मोसिस के अगेंस्ट, और ये इसको हमने कई जगहों पर टाइलोडॉक्सी को रिप्लेस करवाया, टाइरोसिन डॉक्सीसाइक्लिन को रिप्लेस करवाया। कौन कौन इस प्रोडक्ट के बड़े अच्छे यूजर रहे हैं, कोई बताएंगे? कोई रिजल्ट हमारे साथ शेयर करें। सर अभी रिसेंटली जो है ना एक डॉक्टर जिया साहब है हमारे खानेवाल में ना एफबी फील्ड के, तो सर उनकी एक फ्लॉप के ऊपर ना, फ्लॉप उनका था 30 डेज के ऊपर ना, तो वहाँ पर सर उनको आया इशू ना इकोलाई प्लस माइकोप्लाज्मा। तो सर उन्होंने ना
बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके थे तो जब वहाँ पर नार्कोटाइप और प्लस निमोमाइसिन वही से कम्बिनेशन थेरेपी वही उन्होंने यूज की है सर माशाल्लाह उसी एक साइड के ऊपर ना हमारी 101 लीटर और सर उनको जो रिजल्ट्स मिले हैं नहीं मतलब 8 हाउस है ना 8 हाउस हाँ एक वो पूरा वो था ना 4 हाउसेस है ना एक ही एक यूनिट एक यूनिट तो ये प्रोडक्ट बहुत सारी जगहों पे इसने टाइलोसिन डॉक्सीसाइक्लिन को जी सर करंटली जो सिनेरियो चल रहा था सर मिक्स्ड इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा लीडवालाई का बहुत ज्यादा आ रहा था जी तो सर डॉक्टर्स ने फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को आपको पता ही है रिसेंटली जी। हमारे एरिया में सेल काफी बेहतर हुई है तो सर वो स्पेशली मिक्स इन्फेक्शन जहाँ पे माइकोप्लाज्मा और साथ लीडवालाई का इशू आ रहा है सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर साथ सर, even के- कर रहे हैं ना तो थोड़ा इसके बहुत अच्छा है और सर ये स्टार्ट वो डॉक्टर अदनान साहब हैं सर्वा फील्ड के बड़े मुश्किल डॉक्टर हैं हम मिलते कोई नहीं है तो सर ये उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया उसके बाद सर कोई 4 से 5 डॉक्टर्स हैं जो इसको अपने इस्तेमाल में वेरी गुड जी चांदनी के सर एक फार्मर है चौधरी मुल्ला साहब ने तो मैं फॉर्म पे गया उनके प्रमोशन के लिए उसने कहा यार CRD का मसला है तो हम लोग इस पर टाइलोडॉक्सी और टिलमाइकोसिन जो है ना जी वो चला चुके हैं बट ठीक नहीं हुआ तो मैंने नार्कोटाइल उसको दिखाई कहा था कि ये काम करेगी मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ऐसी प्रोडक्ट है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं क्या डोज कितना 1 cc 1 लीटर कितने ड्यूरेशन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसने मेरे से 3 लीटर मंगवाई थी सर उस वक्त ना तो शाम को इसकी कॉल आ गई थी कि यार 6 लीटर और दे तो ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम बड़ा अच्छा जो है एक इसको सीनाटीएस के लेवल पे ले जा सकते हैं ये हमारी एक मोनोपोली प्रोडक्ट बन सकती है ठीक है और है भी है अल्हम्दुलिल्लाह भी है और हम इसको बना भी सकते हैं ना थोड़ा सा इसको फोकस करने की जरूरत है टाइलोसिन डॉक्सीसाइक्लिन से लोगों को निकालने की जरूरत है हमारे पास सॉरी आपको बात है सर टाइलोसिन डॉक्सी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस काफी आ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अच्छी खासी रेजिस्टेंस है सर ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइलोडॉक्सी नहीं है लेकिन ओवरऑल हम हाँ जो प्रिस्क्राइबर है सर वो खुद कहते हैं इसको डायलोडॉक्सी के मुकाबले में सर हम कॉस्ट इफेक्टिव भी बता सकते हैं यस कॉस्ट इफेक्टिव भी है वो तो बड़ी महंगी बहुत है महंगी है। टाइलोडॉक्सी का भी क्या रेट है करंट सर जो 1 ग्राम 1 लीटर में चलती है वो 8 से 9,000 रुपए की और ये 6-7 हज़ार रुपए में 6,000 तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है ठीक है जी तो ये सॉरी सर अच्छा सर हाफ लाइफ का पूछ रहे क्योंकि इसमें 3 एंटीबायोटिक्स हैं ना तो उन तीनों की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी ठीक है जो है नॉर्फ्लॉक्सासिन टाइलोसिन माइक्रोलाइट की उसकी तो 7-8 दिन तक वो हमने लेके स्पायरामाइसिन तो इनकी कॉम्बिनेशन में हाफ लाइफ क्या रिकमेंड होगी देखिए हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का 50% अगर बॉडी से जिस टाइम में रिमूव हो जाता है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है ठीक है अब मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स की हाफ लाइफ मुख्तलिफ है ठीक है इवन यार बात सुन लें ग्रुप्स के अंदर भी एंटीबायोटिक ग्रुप्स के अंदर भी हाफ लाइफ डिफरेंट है हर मैक्रोलाइट की हाफ लाइफ सेम नहीं है ठीक है स्पायरामाइसिन की हाफ लाइफ और है और टाइलोसिन की और है ठीक है मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता मुझे सॉरी मुझे याद नहीं है लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि ग्रुप के अंदर भी जो है वो हाफ लाइफ डिफरेंट सीनाटीएस में क्यों कहा गया है कि जी ऐसे सल्फोनामाइड्स हैं जिनकी हाफ लाइफ बेहतर है वजह ये है कि बहुत सारे सल्फोनामाइड्स हैं जिनकी हाफ लाइफ कम है ठीक है तो हर एंटीबायोटिक जो है एक ग्रुप से ताल्लुक रखने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसकी हाफ लाइफ एक जैसी है एंड्रो और नॉर दोनों की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी सेम नहीं होगी एक ग्रुप से होने का कतई ये मतलब नहीं है कि उनकी हाफ लाइफ एक जैसी है ठीक है लेकिन ये बात आपको मैं इसको चेक करके बता सकता हूं कि एग्जैक्टली इनकी हाफ लाइफ क्या है सर इसमें ना इसमें एक चीज और ऐड करता जाऊं तो जैसे हमारे पास आईपी के केसेस आते हैं उसमें सीआरडी का अब्दुल्ला यार बात सुन ले यार यहाँ हमें भी सुना दे चले चुप करे सुनाए नहीं सर वो एक पूछ रहे थे क्या बताएं सर क्या वो टाइलोसिन डॉक्सी का ही थोड़ा सा उसके बारे से बात करते हैं तो यार जो हम बात कर रहे हैं अहम नहीं है सॉरी तो जहां पर आईबी के केसेस आते हैं आईबी केसेस के साथ सीआरडी केसेस भी आ जाते हैं तो डॉक्टर हजरात ना वहाँ पर टेलोसिन यूज करने को भी काफी घबराते हैं तो उनको ये चीज भी कह देते हैं कि इसमें टेलोसिन सिर्फ 5% है घबराने की जरूरत नहीं है ये बर्ड को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी नॉर्फ्लॉक्सासिन है यूज के लिए अच्छी चीज है तो डॉक्टर इसको आईबी में भी यूज करते हैं यस ठीक है जी यानी कि जो हमारा छोटा पॉइंट है ना किसी 5 ग्राम है उसको प्लस में लेके भी जा सकते हैं अब ये देखिए माइकोप्लाज्मा हो ठीक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो इकोलाई हो मिक्स इन्फेक्शन हो तो उसके लिए ये बड़ी राइट चॉइस है ठीक है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इकोलाई के अगेंस्ट प्राइजा में ओआरटी में
और फॉल कॉलरा में ना जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुट किया कि सवाल ये है कि टाइलोसिन की मिकदार सिर्फ 5 ग्राम है, क्या ये काम करेगी? तो भाईजान सबसे बुनियादी बात डॉक्टर को सिनर्जिज्म समझाने की है, ठीक है, कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स के दरमियान जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है उसको शो करने के लिए आपके पास वो पेपर होना जरूरी है, ठीक है। और ये उससे होने वाले नुकसान हैं आमतौर पर ब्रायलर में तकरीबन 10% तक मोर्टेलिटी होती है, 30% तक वेट लॉस होता है, ब्रीडर और कमर्शियल लेयर में तकरीबन 20% तक प्रोडक्शन कम होती है और 10% तक जो चूजे हैं वो ड्यूरिंग हैचिंग ही जो है वो फोत हो जाते हैं, वो पैदा ही नहीं होते, ठीक है। तो इसकी जो डोज है वो 1 से 2 सीसी पीने के पानी में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छा, इसको क्यों इस्तेमाल करवाया जाएगी टाइलोडॉक्सी के मुकाबले में, ठीक है, उसकी कुछ रीजन है। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शामिल है जिनके खिलाफ अभी तक कोई इतनी वाजे मुजामत सामने नहीं है, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं है, होगी जरूर लेकिन इतनी नहीं है। फिर इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है और इनका असर टाइलोडॉक्सी से ज्यादा है, ये मुझे श्योर है कि इनकी हाफ लाइफ जो है ना वो डॉक्सीसाइक्लिन से ज्यादा है, ठीक है, और इसे देर तक इसका असर बरकरार रहता है। जो कल्चर प्रिस्क्रिप्शन है उसमें भी नाफ्लॉक्सासिन यस आती है, मार्केट में नाफ्लॉक्सासिन है भी कम है, ठीक है। तो अभी जो इसके कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। मैंने डॉक्टर्स को इंडिविजुअली ये मशवरा देते सुना है कि नॉरफ्लॉक्सासिन के नाल कोलेस्ट्रीन पा लो, कम कर जाएगी। ये मैंने खुद सुना। उस दिन किधर थे, मैं पता नहीं किस मुल्तान में था या कहाँ था, या उधर टोपे में थे, हम कहाँ थे। तो वो कहते हैं कि नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ कोलेस्ट्रीन ऐड करें, नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ आप कोलेस्ट्रीन ऐड करें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ कोलेस्ट्रीन शामिल है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। जी, अगर इसको अर्ली चिक्स पे चलाना हो, कोई फार्मर ये मैंने करे कि यार मुझे शक है कि शायद माइकोप्लाज्मा ना आ जाए अर्ली चिक्स पे, हाँ जी, तो कितनी थेरेपी डोज क्या होनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन इसका होना चाहिए, डेली का या मतलब टोटल? देखिए, ये प्रिवेंशन ही है, ठीक है। प्रिवेंशन में शक को दूर करने के लिए यही है कि जिस तरीके से टेलिमेकोसिन के कुछ लोग पानी देते हैं या एंडोक्लिस्टीन का पानी देते हैं, उसकी बजाय इसको इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अगेन फॉर 3 डेज इसको कम से कम इस्तेमाल करें, फॉर 3 डेज। और अगेन अगर आगे 18 या 22 यस, तो फिर उसको रिपीट कर सकते हैं। कोई रेजिस्टेंस डेवलप जी। सो उसमें एक चीज ऐड करता जाऊँ सर, हमारे पास जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि माइकोप्लाज्मा जो है ना कि इसकी जो लाइफ है 6 से 11 दिन, इसी के अंदर दोबारा ये अवेक हो जाता है। तो हम जब इसे अर्लीचिस मोर्टेलिटी के अंदर जब हम कोई भी कोर्स करवाते हैं, हम सीनियर डीएसओ करवाते हैं, एंडोफ्लॉक्सासिन है माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट काम करेगी। उसके बाद जब हम इसे यूज करवाएंगे अपने 2nd वीक के अंदर या 3rd वीक के अंदर, उसके लिए इंट्राइटिस के लिए अब वहाँ पे लिकोमाइसिन यूज करवा ले, निग्रस पैरा हमारा, तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करेगा, माइकोप्लाज्मा कोर्स हो जाए। फिर उसके बाद 4थे हफ्ते में ना आप सीआरटी का प्रिवेंशन कोर्स करवाएंगे, नार्कोटाइल यूज कर लें, आपकी प्रोडक्ट भी 3 यूज हो जाएगी और आपका माइकोप्लाज्मा के ऊपर इफेक्ट भी अच्छा रहेगा। मुख्य एक अच्छी सजेशन आप ये कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सलमान साहब, बहुत मुफीद बातें हैं नार्कोटाइल के